प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ 24 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस बाइलिंगुअल के रूप में प्रैक्टिस सेट दिसंबर 20 जून 21 शिफ्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पार्ट 2 के रूप में लिया गया है। सेशन पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट लाइक शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा देर न करते हुए विषय वस्तु प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 15 पर लिखित या उक्त मौखिक संचार के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण की प्रणाली को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। ए विषय विश्लेषण, बी कारक विश्लेषण, सी अंतःक्रिया विश्लेषण, डी परिच्छेदिका विश्लेषण। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। प्रश्न है कि मौखिक संचार के लिए तो मौखिक संचार के तहत आपको अंतःक्रिया विश्लेषण, यह दो प्रकार के, पहला है मौखिक अंतःक्रिया और दूसरा है गैर मौखिक अंतःक्रिया। चलिए, तो इसमें जो है फ्लैंडर महोदय ने अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीक को वर्ग कक्ष में शिक्षण के विभिन्न स्थितियों में शिक्षक एवं छात्रों के बीच इंटरैक्शन अंतःक्रिया शामिल किया गया। कक्षा के अंतःक्रिया विश्लेषण के अंतर्गत में मौखिक एवं गैर मौखिक अर्थात मुंह से बोलना, इशारा करना, हाव भाव दिखाना या लिखित दोनों प्रकार की प्रक्रिया जो है वह वर्ग कक्ष में छात्रों एवं शिक्षकों के बीच जो अंतःक्रिया होती है यह फ्लैंडर महोदय की देन है। उन्होंने ही इसे अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीक कक्षा कक्ष को शामिल किया। हमारा ऑप्शन सी की ओर है। वही विषय विश्लेषण जो है यह आपको लिखित या उक्त मौखिक संचार के प्रणाली को विषय विश्लेषण से कंटेंट एनालिसिस के रूप में जाना जाता है। यह गुणात्मक डेटा को शब्दों, विषय, अवधारणा की उपस्थिति को निर्धारित किया जाता है। इसमें शोधकर्ता कुछ ऐसे शब्दों को भी जो विषय विशेष अवधारणा की उपस्थिति, उसके संबंध, माप का विश्लेषण किया जाता है। बी में है आपका कारक विश्लेषण, फैक्टर एनालिसिस। यहाँ जो सम्मानित रूप में क्रम संख्या में अवांछित चर के कारण कारकों के रूप में सहसंबंधित चर के बीच भिन्नता का वर्णन किया जाता है। अंतःक्रिया विश्लेषण फ्लैंडर महोदय का है और वही परिच्छेदिका विश्लेषण, प्रोफाइल एनालिसिस, इसमें मुख्य रूप से टेस्ट स्कोर संबंधित है।
शैक्षिक या मनोवैज्ञानिक। मूल्यांकन से प्राप्त परीक्षण स्कोर के प्रोफाइल के साथ परिच्छेदिका विश्लेषण का मूल्यांकन किया जाता है। यह है आपका इंग्लिश और सही आंसर आपका रहा इंटरैक्शन एनालिसिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, लोकतांत्रिक प्रबंधन लोगों की भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है। तर्क आर, रीजन, एक नेता जो स्वयं प्रशासनिक निर्णय लेती है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास करती है। इंग्लिश इसकी है असर्शन ए, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीपुल पार्टिसिपेशन। रीजन आर है A leader who takes administrative decision by himself herself believes in democratic procedures। ABCD में आपको कथन दिया गया है, कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो सही है कि लोकतांत्रिक प्रबंधन में, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में लोगों की भागीदारी सिद्धांत पर आधारित है। या जो भी कुछ निर्णय है वह प्रिंसिपल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन, यह कथन आपका सही है। वही रीजन कह रहा है कि एक नेता जो स्वयं प्रशासनिक निर्णय लेते प्रक्रियाओं में विश्वास करता है, तो यहाँ यह कथन डाउट है। वह प्रशासनिक निर्णय नहीं लेता है, यहाँ लेता है कह रहा, जबकि वह नहीं लेता है, क्योंकि उसे संविधान के अनुरूप चलना होता है। अतः कथन ए हमारा सही है, आर रीजन गलत है। इस प्रकार ऑप्शन बी की ओर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये रहा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित अवस्था के बारे में विवरण देता है? ए ICF मॉडल, बी ICMR एक्ट, सी PWD एक्ट, डी UGC मॉडल एक्ट। इसमें सही हमारा कौन सा हो जाएगा? यह है आपका ICF मॉडल। ICF मॉडल इसको बोलते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। एफ जो है यह आपका फंक्शनिंग है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामकाज, विकलांगता, स्वास्थ्य का वर्गीकरण, जो उसके कामकाज या अक्षमता दोनों की जानकारी का वर्णन एक सिस्टमेटिक रूप से व्यवस्थित करने का यह एक ढांचा है, फ्रेम है। ICF मॉडल प्रमुख मॉडलों को भी एकत्रित करता है। यह सूचनाओं के दो भागों में व्यवस्थित करता है। कामकाज और अक्षमता से संबंधित। दूसरा है प्रासंगिक कारक। तो हमारा सही विकल्प ऑप्शन ए की ओर है, ICF मॉडल।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर, प्रबंधन के विचारकों की निम्नलिखित सूची में से किसने विविधता के सिद्धांत को विकसित किया? ए पीटर ड्रकर, बी एडवर्ड डेमिंग, सी हेनरी फ्योल, डी मर्टन और ब्लेक। यहाँ आपको विविधता के सिद्धांत जो है वह आपको एडवर्ड डेमिंग द्वारा विकसित किया गया। इन्होंने किसी भी व्यवसाय के लोगों के बीच उत्पादन में सेवा और उत्पाद में भिन्नताएं यह बतलाया गया। यहाँ सिस्टम का आउटपुट दो प्रकार की भिन्नताओं से उत्पन्न है। दो प्रकार की भिन्नताएं में एक है आपका सामान्य कारण और दूसरा विशेष कारण। विशेष कारण भिन्नता। तो हमारा सही विकल्प बी की ओर है। इसकी इंग्लिश भी होगी और आंसर भी है। यह है इंग्लिश एडवर्ड डेमिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर है, शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ए संस्था की पहुंच, शिक्षकों से समर्थन, शिक्षकों की दक्षता, सहपाठियों की सहायता और परामर्शदाता का समर्थन। बी माता पिता की भागीदारी, शिक्षकों का रवैया, अध्यापन में शिक्षकों की दक्षता और प्रशासकों का समर्थन। सी सहपाठियों के समूह का समर्थन, शिक्षकों की दक्षता, प्रधानाचार्य का समर्थन, माता पिता की भागीदारी और परामर्शदाता का समर्थन। डी अध्यापन हेतु शिक्षकों की दक्षता, शिक्षकों का रवैया, कक्षा और कंप्यूटर। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा होगा? शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए इसमें इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है, संस्था की पहुंच एकदम जरूरी, शिक्षकों से समर्थन, शिक्षकों की दक्षता, सहपाठियों की सहायता और परामर्शदाता का समर्थन, ये सभी के सभी पूर्णता सही है समावेशी बनाने के लिए, या रिक्वायरमेंट्स है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। ऑप्शन हमारा ए की ओर है। ये रहा सही विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इंग्लिश रहा है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन TQM के सिद्धांत में PDCA का क्या अर्थ है? ए प्लान डू कैरी एक्ट, बी प्लान डू चेक एक्ट, सी प्ले डी क्राई एक्ट, डी पब्लिश डैशबोर्ड केयरफुल एक्ट। इसमें सही क्या हो जाएगा? TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो यह जो है कुल गुणवत्ता प्रबंधन हमारा PDCA का फुल फॉर्म है प्लान डू चेक एक्ट, ऑप्शन बी। इसमें इस प्रकार का प्लान बनता है, उसके बाद यहाँ काम किया जाता है, पुनः चेक किया जाता है और उसके बाद एक्ट होता है। तो ये है आपका प्लान डू चेक और यह है एक्ट। यह जो चक्र है PDCA इंजीनियरिंग के स्नातक छात्रों को नेतृत्व शिक्षा पर लागू किया जाता है। यहाँ शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता में लगातार सुधार के साथ वर्षों में छात्रों ने पाया जाता है। सही विकल्प
बी की ओर है प्लांडो चेक एक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के मूल तत्वों को बताता है? ए, अवकाश का समय, काम करने का माहौल, कर्मचारियों के बीच सामंजस्य और नियोक्ता के साथ संबंध। बी, नियमित काम, पदानुक्रमित संरचना, प्रेरणा और दंड। सी, विज्ञान, सद्भाव, सहयोग, वैयक्तिक दक्षता स्तर, अनुभव आश्रित या व्यवहारिक नहीं। डी, काम के घंटे, काम से लाभ, कार्य। बी, निर्देश और अवकाश समय का लाभ। इसमें सही का चयन करना है। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, यह जो है आपको F.W. टेलर द्वारा दिया गया है। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत पूछा जाए तो आसानी से F.W. टेलर महोदय का है। इन्होंने ही वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया और सर्वोत्तम ढंग से इस पर सिद्धांत, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, मानव एवं मशीन के बीच जो संबंध है वह लोगों के प्रबंधन आधारित पर आधारित थे। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के मूल रूप से विज्ञान, सद्भाव, सहयोग, वैयक्तिक दक्षता स्तर, अनुभवाश्रित या व्यवहारिक नहीं। यह हमारा ऑप्शन सी की ओर है। यह है आपका इंग्लिश। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो F.W. टेलर द्वारा है। साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी, कॉपरेशन एंड पर्सनल इफिशियंसी लेवल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका इंग्लिश। 22 में है, निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ए, गुलिक और यूरिक। बी, एल्टन मेयो। सी, F.W. टेलर। डी, पीटर ड्रकर। अभी हम लोगों ने पिछले पन्ना में देखा कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को देने वाले कौन थे, तो वो थे आपको F.W. टेलर। इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत विज्ञान से संबंधित है, जो वैज्ञानिक कारण वह कार्य प्रवाह का विश्लेषण एवं संश्लेषण करती है। एनालिसिस एंड विश्लेषण, संश्लेषण। यह 1880 से 1890 के दशक की बात है। F.W. इनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है। इन्होंने द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 को प्रकाश में लाया। F.W. टेलर महोदय। ऑप्शन हमारा सी की ओर है। यह है आपका इंग्लिश। हु अमंग द फॉलोइंग हैव propounded दैट साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी F.W. टेलर। ये रहा सही विकल्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर है। 2011 की भारत के जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगों की कुल संख्या कितनी है? एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजेबल्ड पर्सन्स इन इंडिया? ए 1.8 करोड़, बी 2.68 करोड़, सी
3.80 करोड़, डी 4.86 करोड़। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा हमारा सही होगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2011 के जो सेंसस हुआ, जनगणना, उसमें भारत की जनसंख्या जो है वो है आपका 2.68 करोड़। यह जनसंख्या आपका कुल जनसंख्या का 2.21% है। 2.21% है। कुल दिव्यांग जनों में निःशक्त यानी डिजेबल्ड पर्सन, विकलांग की ही बातें हो रही है। तो दिव्यांग जन जो था उसमें पुरुषों की जो संख्या थी वह था आपका 1.50 करोड़। वही महिलाओं की संख्या वह था आपका 1.18 करोड़। कहीं आपसे पूछ दे कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगों की कुल संख्या में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, तो आसानी से बताया जा सकता है कि यह संख्या 1.18 करोड़ महिलाओं के लिए, वहीं पुरुषों के लिए 1.50 करोड़। और यह भी पूछा जाए या पूछा भी गया है यह प्रश्न कि कितना प्रतिशत है, तो यह है आपका 2.21%। और कुल कितनी संख्या रही है विकलांगों की, तब हमारा आंसर रहेगा 2.68 करोड़। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। सही विकल्प का ऑप्शन हमारा बी की ओर जा रहा है। आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, NAAC उच्च शिक्षा के केवल उन्हीं संस्थाओं का आकलन करता है और उन्हें मान्यता देता है जिन्होंने अपनी स्थापना के 6 साल पूरे कर लिए हैं या जिनके स्नातक के 2 बैच उत्तीर्ण हैं। तर्क आर, रीजन, IQAC छात्रों को नए प्रारंभ किए जाने योग्य पाठ्यक्रम का पता लगाने में और शिक्षकों की भर्ती करने में मदद करता है। असर्शन ए। असर्शन है। चलिए NAAC उच्च शिक्षा, NAAC SSS and aggregates only those institutions of higher learning that have either completed 6 years of establishment or have produced 2 batches of graduates। यह बस न होकर के यह बैच होगा। रीजन आर कह रहा है IQAC हेल्प टू फाइंड आउट द न्यू कोर्सेज टू स्टार्ट एंड रिक्रूट टीचर्स। यह सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हम सब जानते हैं कि NAAC जो है NAAC यह उच्च शिक्षा के उन्हीं संस्थाओं को मान्यता देता है, उन्हीं को जिनको अपनी स्थापना के 6 वर्ष पूरे 6 साल और किसी भी बैच का जो स्नातक में 2 बैच उत्तीर्ण हो चुके हो। तो यह हमारा कथन सही है। ऑप्शन ए, अभिकथन ए सही है। वहीं IQAC छात्रों को नए प्रारंभ किए जाने योग्य पाठ्यक्रम का पता लगाने में और शिक्षकों की भर्ती करने में मदद नहीं करता है। यह नॉट रिक्वायर्स, यह उसको भर्ती नहीं करता है। इस प्रकार रीजन हमारा गलत हो जाएगा।
यह IQAC जो है कॉलेजों की गुणवत्ता, आश्वासन और गुणवत्ता संवर्धन, गतिविधियों की योजना, मार्गदर्शन, निगरानी आदि संस्था के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ कहा जाता है, IQAC कहा जाता है। लेकिन यह शिक्षकों की भर्ती या पाठ्यक्रम का पता लगाने में कोई मदद नहीं करता है। इस प्रकार रीजन हमारा गलत हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है, यानी ऑप्शन हमारा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी की ओर। ये रहा आपका ऑप्शन बी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। IQAC जो है वह पाठ्यक्रम जो कॉलेजों के गतिविधियों को गुणवत्ता आश्वासन, उसका मार्गदर्शन, निगरानी, गुणवत्ता संवर्धन आदि को वह आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ कहा जाता है, IQAC, इंटरनल क्वालिटी। सही विकल्प हमारा बी रहा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। सेशन पर नए हैं, चैनल को सपोर्ट, लाइक, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं पुनः अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।